एफ एफ सॉरी, ई तो अपन ने कर लिया था, सेक्शन एफ। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन है, दो सवाल है इसमें, F1 F2। हो गए दोनों? F2 F2, चलो F2 में आ जाओ। F2 में आते हैं। F2 क्या है? जैसा अब मैंने कह रखा है, तुम्हें समझा भी रखा है कि एक्स एन ए माइनस एक्स की पावर कितना है, 1/2 dx। तो नॉन टिक्नोमेट्रिक है। आई एन किस में रिड्यूस होगा, आई एन -1 में। सेकेंड फंक्शन गिवन है, तो बस ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड बाय पार्ट्स लगा देंगे, है ना। आई एन -1 में रिड्यूस होगा, एक बार बाय पार्ट्स लगाएंगे, फिर टर्म का कोई एडजस्टमेंट करेंगे, नया कुछ भी नहीं करेंगे। तो आई एन बराबर फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, ए माइनस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और माइनस आ जाएगा साथ में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स की पावर n-1, और ये माइनस के ए माइनस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू dx। अब इसके बाद टर्म को एडजस्ट करना पड़ेगा, हाँ टर्म को एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो आपका ये कितना हो गया बेटा, 2/3 माइनस एक्स की पावर n, ए माइनस एक्स की पावर 3/2, माइनस इसमें 2n/3 हो गया, प्लस हो गया। अब ये x की पावर n-1 है। अब देखो, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/2 है, मैं इसकी वैल्यू जानता हूँ, तो मैं इसके दो पार्ट कर लेता हूँ। एक तो इसमें से a माइनस एक्स अलग कर लेता हूँ, a माइनस एक्स अलग कर लेता हूँ। आप ऐसे लिख लो, a माइनस एक्स की पावर 1/2, और ये dx कर लो। इसके दो पार्ट कर लो ना, क्योंकि आपको ये फॉर्म बनानी पड़ेगी ना, तभी तो आप उसको कुछ लिख पाएंगे। -2/3 एक्स की पावर n, a माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 2n/3। अब ये a के साथ एक टर्म ले लो, तो a तो आ गया बाहर, x की पावर n-1, a माइनस एक्स की पावर 1/2 dx प्लस, है ना। अब एक बार माइनस के साथ ले लो, तो माइनस 2n/3, ये x की पावर n हो जाएगा, a माइनस एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये in-1 बन गया, ये in बन गया, बस हो गया। अब तो सवाल नजर आ रहा है, हो जाएगा, अब तो क्लियर है। 2/3 एक्स की पावर n, a माइनस एक्स की पावर 3/2, ये 2na/3 in-1 बन गया, माइनस 2n/3 in बन गया। इधर लाके ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है या सुनो बोले? फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस वेंजेस नहीं है भाई। नॉन टिक्नोमेट्रिक है तो in-1 में रिड्यूस होगा। आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, बाय पार्ट्स लगाना है, एक बार करने के बाद एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट भी कैसे करना है, या रूट की पावर हाफ है तो हाफ को अलग किया, a माइनस एक्स कर लिया, दो पार्ट बन गए, दोनों से आंसर आ गया। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकेंड में आ जाओ, इसके सेक्शन एफ में आओ। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकेंड सेक्शन एफ। ये तो डिफाइन कर लो ना बेटा, ये तो सीधा सा सवाल है, इसके शायद आंसर में भी करेक्शन है ना। ये तो डिफाइन करना है बस आपको। भाई ये जो F2 है ना भाई, fx आपको ये दे रखा है, x/1 + x की होल पावर n की पावर 1 है। जब आप f ऑफ fx निकालेंगे तो वही f के अंदर fx चला जाएगा, तो जैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, ये आ जाएगा 1 + 2x की पावर n की होल पावर 1/2 आ जाएगा। 1 में 1 है, 2 में आप अगर f निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n-2 gx चाहिए। तो x की पावर n-2 तो ये हो गया, gx का मतलब n टाइम्स होगा बेटा, ये तो n टाइम्स होगा, तो ये यहाँ पे n आ जाएगा, और क्या है।
अब आप इसको टी लेट कर लेना, 1 प्लस एन एक्स की पावर एन को, तो एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स डी टी में चला जाएगा, है। तो इसको लेट कर लेना, 1 प्लस एन एक्स की पावर एन को टी लेट कर लेना, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स डी टी में चला जाएगा। क्लियर है ना। इसका शायद ए ऑप्शन गलत प्रिंट हो रहा है, ए ऑप्शन में शायद करेक्शन है, मेरी में तो नजर आ रहा है, आपकी शीट का मुझे नहीं पता। ए ऑप्शन ये लिखा होना चाहिए, एन एन माइनस वन, वन प्लस एन एक्स की पावर एन की होल पावर 1 माइनस वन बाय एन प्लस सी, ये ऑप्शन होना चाहिए। ये लिखा हुआ है क्या ऑप्शन आप लोगों की शीट में? शायद मेरे ख्याल से मेरी शीट में तो यहाँ पे एक्स की पावर एन वो गलती से लिखा हुआ है ना। हाँ, तो करेक्शन कर लीजिए, ए ऑप्शन ही आएगा आंसर का। वो लिखा हुआ होगा आपके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस टू जी एक्स, है ना। तो गलती से मिसप्रिंट है। चलिए इसके बाद पार्ट थर्ड में आ जाइए बेटा। पार्ट थर्ड, एक ही सवाल है तो हो गया होगा सेक्शन एफ का पार्ट थर्ड में। E3 में क्या है, ये तो 1 माइनस कॉस में लिख लो ना, सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स लिख लो बेटा। E3 तो सीधा सा है, सेक एक्स को कितना लिख लो, 1 अपॉन कॉस। तो E3 पार्ट थर्ड का E3 पूछ रहा है बच्चा, जो भी है, बहुत आसान सा सवाल है। इसको जैसे कन्वर्ट करोगे ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। तो इसको तो आप 1 माइनस कॉस एक्स तो कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इसको साइन एक्स बाय 2 लिख लो, और इसको ऐसे लिख लो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। कॉस एक्स बाय 2 को टी लेट करोगे तो साइन एक्स बाय 2 डी एक्स डी टी में चला जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स बाय 2 को टी, साइन एक्स बाय 2 डी एक्स डी टी में चला जाएगा। चलिए इसके बाद टू पार्ट फर्स्ट में आते हैं। टू पार्ट फर्स्ट में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 22 तक अपन कर चुके थे, तो शायद एक ही क्वेश्चन बच रहा है टू पार्ट फर्स्ट में, तो क्वेश्चन नंबर 23। टू पार्ट फर्स्ट में बोलो 23 हुआ कि नहीं हुआ? टू पार्ट फर्स्ट में बाकी अपन कर चुके हैं, 23 एक बच रहा है, हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो में बोले भाई नहीं हुआ है तो मैं बता दूं, और हो गया तो आगे बढ़े। अच्छा, विशेष गुप्ता कह रहा है कि नहीं हुआ। अच्छा, विशेष का तो नहीं हुआ। अच्छा, कुछ किसी का हुआ क्या ये 23? अहमद नूर का हो गया, अर्चित धाकर का हो गया, चलो कुछ जनों का हो भी गया, वेरी गुड। तो ठीक है, टिक्नोमेट्रिक है। हाँ, वो तरीका वही रहने वाला है बेटा कि टिक्नोमेट्रिक है तो अब टिक्नोमेट्रिक है तो आई एन किस में रिड्यूस होगा, आई एन माइनस टू में, और सेकेंड फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो ये क्या होगा, पार्ट ऑफ गिवन फंक्शन। सेकेंड फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो ये कितना होगा, पार्ट ऑफ गिवन फंक्शन। तो ये हो गया बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की होल पावर एन डी एक्स। तो ठीक है, आई एन माइनस टू में रिड्यूस होगा, और सेकेंड पार्ट इसका बनाना पड़ेगा। तो सेकेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा और पार्ट ऑफ गिवन फंक्शन है भाई, रूल तो अपन ने जो बना लिया वही चलना पड़ेगा, है ना। cos x प्लस साइन एक्स एक अलग कर दिया इनटू dx, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो आई एन इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर एन माइनस वन, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस वन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर एन माइनस टू, और साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इनटू ये भी तो आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
इंटू डी। अब वही एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद आपको टर्म को एडजस्ट करना पड़ता है। एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद आपको टर्म को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अब टर्म को एडजस्ट करना है तो फिर समझे आप, ये तो हो ही गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर n माइनस वन और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ आप देखें कि ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस n माइनस वन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर n माइनस टू इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा, बस वही एक काम है भाई, मुझे इसकी टर्म बनानी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की। तो इस टर्म को मैं क्या लिख दूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें बदलना पड़ेगा ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में। बस काम खत्म। अगर आप ये इसको लिख देंगे तो ये जो आपका आई एन होगा, ये तो आ ही रहा है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पावर n माइनस वन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स n माइनस वन। जब ये इसके साथ आएगा तो ये 2 इंटू आई एन माइनस टू बनेगा, और जब ये इसके साथ आएगा तो n माइनस वन आई एन बन जाएगा। आई एन को उधर लाके ऐड कर लेना तो आंसर आ जाएगा। करेक्ट है? यस और नो बोलें एक बार फटाफट। इसके बाद 2 पार्ट सेकंड पे आ जाते हैं। टू पार्ट सेकंड पे आइए। 2 पार्ट सेकंड में जहां तक मेरे पास टिक हो रहा है, हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। 2 पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं, है ना? अच्छा, आज मैं ग्रुप पे देख भी रहा था, हाँ आज मैं ग्रुप पे देख रहा था कि एक बच्चा ही क्वेश्चन नंबर 10 का सवाल पूछ रहा था और एक बच्चा उसको जवाब भी दे रहा था, लेकिन जिसने जवाब दिया उसने भी आधा जवाब दिया। उसने ये तो बता दिया कि नीचे वाले को पाई बाय 2 लिख दें, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ऊपर वाले कॉस इनवर्स रूट एक्स को भी पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स लिखना है। और फिर साइन इनवर्स रूट एक्स का हमने सवाल किया है ना? चलो 10 के बाद आगे बढ़ते हैं। अपन 10 तक अपन ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 वैसे तो कर रहे हैं अपने। 13 में कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। 13 में कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे तो दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे। 13 में कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो तो ये दो पार्ट में बदल जाएगा। है ना? हाँ चलिए 13 के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14, 15 वैसे तो सब सीधे सीधे हैं। 15 में क्या पूछा जा रहा है? 14 का ए ऑप्शन, ध्यान दीजिए। एक तो पहले क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है। 16 में क्या समस्या है? 2 दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है और ये नीचे वाला साइन 4x है। इस तरह का हालांकि एक सवाल अपन ने क्लास में किया था, साइन एक्स अपॉन साइन 3x वाला अपन ने किया था शायद। अपन ने हाँ शायद 3x वाला किया होगा।
तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स है, साइन 4x को कितना लिख देंगे, 2 sin 2x cos 2x, है ना। फिर आप समझिए कि एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कट जाएगा, इस साइन 2x को वापस 2 sin x cos x लिखेंगे, तो dx अपॉन कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, टू टू, अच्छा इस 2 से 2 तो बेसिकली हमने कैंसिल कर ही दिया, तो 2 cos x cos 2x हो जाएगा इंटू dx हो गया। अब हमें जो आंसर चाहिए वो कहीं ना कहीं साइन एक्स की फॉर्म में चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं साइन एक्स के फॉर्म में चाहिए। हम्म। तो cos 2x को cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos 1 माइनस 2 sin² x, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूँ 2 cos x और 1 माइनस 2 sin²x, ठीक है। चलिए अब अगर मान लीजिए मैं लेट करता हूँ sin x को t, तो cos x dx कितना हो जाएगा dt, तो dx बराबर dt अपॉन cos x हो जाएगा। मुझे तो dx अपॉन cos x चाहिए, तो dx अपॉन cos x बेटा हो जाएगा dt अपॉन cos²x, यानी कि dt अपॉन 1 माइनस t²। ये तो हो जाएगा बेटा, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन का आसान सा सवाल बन गया, dt अपॉन 1 माइनस t², 1 माइनस 2t² हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, है ना। दोनों सेम है ना, 2t², तो t² की जगह y समझ के पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, और वो जो मैंने डायरेक्ट मेथड सिखाया था उससे ही पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। क्लियर है, यस और नो बोले फटाफट, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे इसके बाद मेरे ख्याल से बन जाएगा, जल्दी से यस और नो बोल दे इसको। और एक जो सवाल पूछा जा रहा है वो है 14 का ए ऑप्शन। तो 14 के ए ऑप्शन में अगर हम आए तो या तो इसको देखो, दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप ए ऑप्शन लाना चाहते हैं तो या तो आप कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन आपको उसमें बाउंडेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, बाउंडेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, वो साइन इनवर्स की बाउंडेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर वो बाउंडेशन का ध्यान रख के करोगे तो ठीक है, या तो फिर ये साइन इनवर्स रूट एक्स वाला उससे भी आ जाएगा डायरेक्ट। भैया 14 के को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि ये x माइनस x² है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं रूट x इंटू 1 माइनस एक्स, और आप लेट कर लीजिए x को कितना, रूट x को t लेट कर लीजिए, तो 1/2 रूट एक्स dt होगा बेटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 dt हो जाएगा अपॉन रूट एक्स, 1/√x तो dt में चला गया, 1 माइनस t², तो ये साइन इनवर्स t हो जाएगा, ये साइन इनवर्स रूट एक्स आंसर है। चलिए हो गया ये, बाकी और कुछ है 2 पार्ट सेकंड में तो यस तो बोलिए, 2 पार्ट सेकंड में कुछ हो तो बोलिए, नहीं तो फिर बचा हुआ डिस्कशन कल करेंगे, 2 पार्ट थर्ड और एक्सरसाइज 3। 17 में क्या है, 17 तो बेटा इसको पूरा 10 में बदल लो, कॉट को भी 10 में बदल लो, कॉट को भी 10 में बदल लो, सबको 10x में बदल लो। भाई tan 3x का फॉर्मूला आप जानते ही हो, है ना, 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan²x। तो cot x को भी 1/10x, tan 3x, cot 3x को भी 1/tan 3x करके tan x में बदल लो।
तो पूरी टर्म 10x में कन्वर्ट हो जाएगी। 10x को t लेट करेंगे तो जो दे रखा है वो आता है। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं। फिर कल वाली क्लास में हम ये बचा हुआ डिस्कशन कर लेंगे, 2 पार्ट थर्ड और ये एक्सरसाइज 2, 3 जो भी है, तो कल ये बचा हुआ डिस्कशन करेंगे ना, ताकि अपनी शीट कंप्लीट हो जाएगी। फिर कल मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का होमवर्क दे दूंगा, है ना। कल मैं आपको डेफिनेट का होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलिए, अब क्लास नोट्स पे आ जाइए। कहाँ तक थे हम? कल तो एक्सरसाइज 3 2 कंप्लीट कर देंगे बेटा। कल तो इंडेफिनेट कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि डेफिनेट का होमवर्क देंगे ना, तो कल इंडेफिनेट पूरा करेंगे पहले। अच्छा चलिए, अब सवालों पे आते हैं। कल अपन ने जो क्लास नोट में सवाल दिया था उसका क्या स्टेटस है? एक तो मैंने जो सवाल पहले दिया था उसका आंसर कितना रहा है? 48, हाँ ठीक है। वो पहले वाले सवाल का आंसर 48 करेक्ट है। चलो, सवाल क्या था वो? क्वेश्चन था वो 1 to 5 fx dx प्लस 2 to 10 gy dy, ठीक है। और इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, f(1) आपका 2 था, f(5) आपका 10 था। चलिए, तो ठीक है, सवाल तो वही है भाई। आपने जैसे कल किया आप वैसे भी इसको कर सकते थे कि ये g ऑफ y मतलब आपका f इनवर्स g y मतलब f इनवर्स y हो गया। जैसा हमने कल किया इसको हम वैसे भी कर सकते थे कि भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं f इनवर्स y लिख सकता हूँ, और क्या है ना, f इनवर्स y dy भी लिख सकता हूँ, क्योंकि gx या gy बराबर f इनवर्स y। और जैसा मैंने कल लेट किया, मैं f इनवर्स y को t भी कुछ लेट कर लूँ, तो y बराबर कितना होगा, एफ टी डी टी हो जाएगा, तो एफ टी हो जाएगा। तो dy बराबर कितना हो जाएगा, एफ डैश टी डी टी हो जाएगा, है ना। तो अब ये लिमिट भी चेंज होगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2। अगर यहाँ पे 2 की बात करेंगे बेटा, तो एफ इनवर्स टू 1 होगा। यहाँ से देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स 2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स 10। यस और नो? एफ इनवर्स 2 और एफ इनवर्स 10 भी लिख सकते हैं। तो ये वही अगेन 1 to 5 बन जाएगा, ये आपका टी बन जाएगा, ये एफ डैश टी डी टी बन जाएगा। अच्छा, हमने प्रॉपर्टी 1 में पढ़ ही लिया कि यहाँ पे टी की वेरिएबल रखें, एक्स की वेरिएबल लिखें, एक ही बात है। तो आप चाहें तो इसमें बाय पार्ट्स लगाएं, और देखिए बाय पार्ट्स ना लगाना चाहे तो मैं एक और अच्छा विकल्प आपको देता हूँ भाई। आप इसको एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, टी लिखें एक्स लिखें, एक ही बात है। और अगर आप इसको अच्छे से देखें तो ये वो रिजल्ट भी बना सकते हैं। चाहे तो आप बाय पार्ट्स लगाएं, और बाय पार्ट्स ना भी लगाएं तो ये रिजल्ट आपको नजर आता है, एफ एक्स एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो बाय पार्ट से भी आ जाएगा, अदरवाइज आप इस रिजल्ट से भी आ सकता है। तो एक्स एफ एक्स ही हो जाएगा 1 to 5, 5f5 माइनस 1f1। 5f5 बेटा 5 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 1, तो फाइनल आंसर इज 40। इसके बाद आते हैं हम, जो हमारे मॉड वाले सवाल थे, मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर, उन सवालों पे आते हैं। इसको लिख के डन बोलें।
हो गया हो तो डन बोले। चलिए, अदिति क्या पूछ रही है? अदिति क्या पूछ रहे हो, क्या बता दूं? नवंबर में है बोर्ड। नवंबर में है बोर्ड, तो अभी क्या है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर तक तो खत्म हो जाना चाहिए, लास्ट तक मेरे ख्याल से सिलेबस। बोर्ड नवंबर में कहा, दिसंबर में होगी बोर्ड, नवंबर में होने लगी क्या बोर्ड भी? एंड ऑफ नवंबर पे है ना बोर्ड। हाँ, तो तब तक तो हो जाएगा, है ना? लगभग लगभग हो जाना चाहिए। चलिए, दूसरा क्या सवाल पूछा जा रहा है? आधा सिलेबस ही आ रहा है तो फिर क्या चाहिए? इस क्वेश्चन को ग्राफ से भी कर सकते हैं। अरे बेटा, करने को तो सब कर सकते हैं, पर काय को खाली पीले दिमाग लगाना है यार। जब मेरा सवाल आसानी से हो रहा है तो क्यों इसके लिए ग्राफ बना के सर पकड़ूं? ग्राफ बना के सवाल को वो लोग करते हैं जिनको इस मेथड से करना नहीं आता, है ना? ग्राफ से ये लंबा पड़ता है सवाल, जो ग्राफ से बताते हैं ना उनको ये मेथड नहीं आता, इसलिए वो ग्राफ से बताते हैं। ठीक है HRS, क्या HRS? ग्राफ वाला तो लेंदी मेथड है, वो तो वो एरिया वेरिया बना के करना पड़ता है, वो तो लेंदी जाता है। तो फिर वो एक्चुअली ये बहुत आसान सवाल है, वो इसको ग्राफ से पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता कि इसको ग्राफ से कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया जाता है, जबकि ये सीधा सा आसानी से हो जाता है। खैर चलो, अब अपन अपने वाले सवालों पे आ जाते हैं। अपन डेफिनेशन चेंज वाला कॉन्सेप्ट कर रहे थे, और डेफिनेशन चेंज वाले कॉन्सेप्ट में अपन क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं लिख चुका था, और 7 तक कहीं ना कहीं अपन कर भी चुके थे। 7 तक पूरे हो गए सबके? 7 तक सबके पूरे हो गए? हाँ, चलो। चलो, 8 अपने पास था बेटा, -1 से 3/2 मॉड x साइन पाई एक्स और dx। तो मैंने कहा कि फंक्शन अपनी डेफिनेशन कैसे चेंज करता है वो हम कैसे देखेंगे। तो वही अंदर वाली क्वांटिटी को कितना कर देंगे, 0। तो आइदर दिस 0 और दिस 0। अच्छा, पाई एक्स 0, तो पाई एक्स बराबर एन पाई, तो x बराबर n आ गया। n बराबर तो मतलब 0 1 2 ये सारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो जो क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली आपके पास बना, एक तो 0 बन जाएगा और एक 1 बन जाएगा भाई। -1 से 3/2 में तो यही होंगे, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 3/2। अब -1 से 0 में हमें मॉड को डिफाइन करना है, तो देखो -1 से 0 में ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा। यस और नो बोलें एक बार, -1 से 0 में दोनों नेगेटिव होंगे,
तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा भाई। -1 से 0 तो आपका क्वाड्रेंट कौन सा लगेगा, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में ये नेगेटिव, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। 0 से 1 में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो अगेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और 1 से 3/2 में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मोड कौन से साइन के साथ करेगा, नेगेटिव। हाँ, अब ये जरूर है कि आप ये चूंकि दोनों सेम आ गए तो आप इस डेफिनेशन को मर्ज कर सकते हैं बेटा, आप इस डेफिनेशन को मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही तो आ रहा है, तो जरूरी नहीं आप अलग अलग करें, आप इसे एक भी कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा बेटा, फर्स्ट और सेकंड। और अब तो आपको बाय पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा, मेरे ख्याल से एक ही विकल्प है बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस के cos पाई एक्स अपॉन पाई 0 to -1 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x का 1 माइनस के cos पाई एक्स अपॉन पाई इंटू डी एक्स। और आगे कर लीजिए तो अब आसानी से हो जाएगा। चलो चलिए, मॉड के बाद अब हम कुछ सवाल करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड। मॉड के बाद अब हम कुछ सवाल करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से, है ना। चलिए, तो इसको लिख के डन बोलिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। हो गया, डन बोलिए, इसको आगे बढ़ेंगे। चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड कुछ सवाल लिखते हैं। आठ तक अपने सवाल हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ते हैं। 9 है आपका बेटा 1 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। 10 है आपका 0 to 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट एक्स डी एक्स। 11 है आपका -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। 12 है आपका 1 से 2 एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर डी एक्स। और 13 है बेटा आपका 1 से 4 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। ये सवाल है। चलिए आगे थोड़े से ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं अब हम। ग्रेटेस्ट 1 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, 0 to 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट एक्स, -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस इनवर्स एक्स, 1 से 2 एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर, 1 से 4 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। अब जैसे मॉड के लिए तो हमने नियम बनाया था कि मॉड अपनी डेफिनेशन कहाँ पे चेंज करता है, जहां पे अंदर वाली क्वांटिटी 0 होती है। ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी डेफिनेशन कहाँ चेंज करता है, जहां अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी डेफिनेशन कहाँ चेंज करता है, जहां अंदर वाली क्वांटिटी क्या होती है, इंटीजर होती है।
अंदर वाली क्वांटिटी क्या होती है, इंटीजर। तो बस आपको ये देखना है। तो जैसे पहले में तो आप आसानी से देख पा रहे, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल सिंपल होता है, जैसे हमने एलसीडी में भी देखा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कांस्टेंट है, इंटरवल टू इंटरवल ये अपनी क्या लेने वाला है, कांस्टेंट वैल्यू लेने वाला है। तो कांस्टेंट लेने वाला है मतलब आंसर आसान होने वाला है। हाँ, लेकिन अब ये आपको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कौन सा इंटीजर लेने वाला है। तो पहले वाला तो एकदम आसानी से दिख रहा है कि भाई 1 से 4 है और x बिलोंग्स टू आई पे ये अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। फिर डेफिनेशन कहाँ चेंज करेगा, जहाँ x बिलोंग्स टू आई होगा। तो ऑब्वियसली 1 से 4 में कहाँ कहाँ पे ब्रेक होने वाला है, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। अब 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1 dx, 2 dx, और 3 से 4 में कितना होगा, 3 dx। बस ये हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा, x 1 से 2, 2x 2 से 3 और 3x 3 से 4। सोल्व कर लो, आंसर आता है। सेकंड वाले को आपको देखना है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले मेरी बात को समझिए फिर पूरा लिखिएगा। यहाँ पे हमें रूट एक्स को इंटीजर समझना है, रूट एक्स इंटीजर होना चाहिए। अब आप बता सकते हैं कि 0 से 9 में रूट एक्स कब कब इंटीजर होगा, 0 से 9 में रूट एक्स कब कब इंटीजर होगा, ऑब्वियसली 149 पे। भाई जीरो तो होगा, जीरो तो बाउंड्री पॉइंट है, 9 भी बाउंड्री पॉइंट है, तो 1 और 4 बचा बीच में। भाई 0 और 9 तो बाउंड्री पॉइंट है, तो 1 और 4 बीच में बचा। तो इसका मतलब ये कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा, 0 से 1, 0 से 1, 1 से 4 और 4 से 9, तीन ही तो ब्रेक होगा, क्योंकि 1 और 4 पे ये बनेगा। चलिए अब इसको पूरा आंसर निकालिए, इसमें वैल्यू डालिए और फिर इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आप करना शुरू कीजिए, मैंने थोड़ा आपको समझाया, अब करिए इसको 1 बाय 1 कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए।
पहले वाले का फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल आंसर बताएं। वन का फाइनल आंसर भी अलग अलग बता रहे हैं भाई, कोई 6 बता रहा है, कोई 13 बता रहा है। या इसमें भी कोई रॉकेट साइंस लग रहा है क्या बताऊं? इसका आंसर तो सेम टू सेम बता देते भाई। हम्म पहले का फाइनल आंसर है 6, करेक्ट है। दूसरे का अब 0 to 1 में आई थिंक ये 0 हो जाएगा, 1 से 2 में ये 1 हो जाएगा, 4 से 9 में 2 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर है 30। चलिए 13 आ रहा है सेकंड वाले का फाइनल आंसर। अच्छा थर्ड वाले का बताइए, थर्ड वाले के बारे में बताइए। थर्ड वाले का आंसर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का गलत आया है। थर्ड वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब यहाँ सारी गाड़ी किस पे चलेगी? यहाँ सारी गाड़ी किस पे चलेगी? ये cos इनवर्स x बिलोंग्स टू आई, cos इनवर्स x बिलोंग्स टू आई। तो अब ITF पे थोड़ा सा ध्यान। अब cos इनवर्स x आई होना चाहिए। हाँ, तो cos इनवर्स x तो कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 to पाई। cos इनवर्स x तो कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 to पाई। और 0 to पाई में कौन कौन से इंटीजर होते हैं? 1 2 3। 0 to पाई में कौन कौन से इंटीजर होते हैं? 1 2 3। तो 1 2 3 पे ये ब्रेक होने वाला है, 1 2 3 पे ये ब्रेक होने वाला है। तो 1 2 3 का मतलब हो जाएगा cos 1 cos 2 cos 3। 1 2 3 का मतलब हो जाएगा बेटा cos 1 cos 2 cos 3। चलिए पहले दो बोर्ड पे से हटा दूं, फर्स्ट टू क्वेश्चन बोर्ड पे से रिमूव कर दूं। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझे कि cos इनवर्स एक्स है। तो cos इनवर्स एक्स का ग्राफ तो अपन जानते हैं, कुछ ये ग्राफ होता है cos इनवर्स एक्स का, पाई -1 1 पाई/2। अब आपको देखना है 3 2 और 1। तो समझिए 3 ये मान लीजिए 3 है आपका, ये 2 है आपका, और ये 1 है आपका। तो अब यहाँ समझना बेटा, 3 cos इनवर्स x के बराबर होगा, तो x किसके बराबर होगा? cos 3। यहाँ पे x किसके बराबर होगा? cos 2। और अगर ये 1 होगा तो यहाँ पे x किसके बराबर होगा? cos 1। यस और नो बोले एक बार इस बात पे। भाई cos इनवर्स x 3 होगा तो x तो cos 3 होगा ना, cos इनवर्स x 2 होगा तो x cos 2 होगा, और cos इनवर्स x 1 होगा तो x cos 1 होगा। तो अब ये ब्रेक कहाँ पे होगा वो समझे। पहला ब्रेक होगा बेटा -1 से cos 3, cos 3 से cos 2, cos 2 से cos 1, और cos 1 से 1। ये 4 ब्रेकआउट है। अब आप समझिए -1 से cos 3, तो जब x -1 से cos 3 जा रहा है तो क्वांटिटी 3 से पाई जा रही है, और 3 से पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 3। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0। यस और नो बोलें इसके लिए एक बार, यस और नो बोलें। 1 2 3 तो बेटा दिख ही रहा है ना, 0 से पाई तक जाएंगे तो 0 से पाई के बीच में 3 ही तो इंटीजर आते हैं, 1 2 3। पाई 3.1 और 4 होता है, बचपन से देखते आए हैं। तो 0 से अगर 3.14 तक जाएंगे तो 3 ही तो इंटीजर आएंगे, 1 2 3 1 2 3। और मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को ग्राफ भी समझाए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस इनवर्स इनके। मैंने बताया था कि हॉरिजेंटल लाइनें बनाते हैं जहाँ कर्व को कट करती है, वर्टिकल लाइनें बनाते हैं, बॉक्सेस बन जाते हैं, स्टेप बन जाते हैं। इस तरह का काफी कुछ सिखाया हुआ भी है कंटिन्यूटी डेरिवेटिव में। चलिए कंप्लीट करिए इसको, इसको कंप्लीट कीजिए, आगे का करने की कोशिश कीजिए। चलिए।
तो बस अब तो इसका फाइनल आंसर आ गया क्या तुम लोगों का? फाइनल आंसर आ रहा है इसका cos 3 cos 2 cos 1 + 3, ये आ रहा है फाइनल आंसर सबका। एक बार यस और नो बोले इसके लिए, ये फाइनल आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है। हम देखिए इस सवाल पे अगर हम आए तो इस सवाल पे आइए, 1 से 2 ये x लिखा हुआ है। देखिए ये तो 1 हो जाएगा, 1 से 2 में ये तो हमेशा 1 होगा, तो इसको तो इसकी वैल्यू 1 दे देते हैं क्योंकि ये तो आसानी से डिफाइन हो रहा है। अब इसको डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। x 1 से 2 जा रहा है तो x² कहाँ कहाँ पे इंटीजर होगा? x 1 से 2 जा रहा है तो x² कहाँ कहाँ पे इंटीजर होगा? तो आप ऐसे समझें कि अगर x 1 से 2 जा रहा है तो एक पे 1 से √2, √2 से √3 और √3 से 1। ये समझ में आती है बात? √2 और √3 पे ये इंटीजर वैल्यू लेगा, √2 और √3 पे। ऐसे डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई x² √2, या अगर डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं कि भाई x 1 से 2 जा रहा है, x² 1 से 4 जाएगा, बट x² तो इंटीजर है, therefore x² = 2 and 3, x बराबर √2 and √3। आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि x की वैल्यू √2 √3 आई। अब 1 से √2 में x² 1 से 2 जाएगा तो ये 1 - 1 होगा। 2 से 3 में ये 2 - 1 होगा, और 3 से √3 से 1 में ये कितना होगा बेटा? 3, तो 3 - 1, 3 - 1 ये होगा। 1 - 1, 2 - 1 और 3 - 1। फाइनल वैल्यू इसकी आ जाएगी, आई थिंक फाइनल आंसर जो इसका आ रहा है वो आता है 3/2। फाइनल आंसर जो इसका आएगा सोल्व करने के बाद वो कितना आएगा? 3/2। ठीक है, 3/2 इसका फाइनल आंसर है सोल्व करने के बाद। ये 1 से 2। बात समझ में आ रही है सबको? एक बार यस और नो बोलें। ये बात सबको समझ में आ रही है जो कर रहे हैं अपन? ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कांस्टेंट वैल्यू लेगा, डेफिनेशन वहां चेंज होगी जहां अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर होगी, है ना? ये सब चीज अपन कर भी चुके हैं ना। हाँ ठीक है, चलिए। हम देखिए, कुछ लोग तो बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, बस आईआईटी में सेलेक्ट होना चाहते हैं। कैसे काम चलेगा भाई? एक है हर्षित राजन। हर्षित राजन, कैसे बेटा आईआईटी में सिलेक्ट होगे? आपको लिखा हुआ है कि x² 1 से 4 है, यहाँ लिखा हुआ है x² इंटीजर है। अब आप उसके बाद x² 2 और 3 कैसे लिखा है ये पूछ रहे हो। 1 से 4 के बीच में इंटीजर केवल 2 ही आते हैं, 2 और 3। इतना लिखने के बाद भी आप कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो।
1 से 4 कोई क्वांटिटी जा रही है और वो इंटीजर है तो 2 और 3 लिख रहा हूँ, इसमें भी तकलीफ। स्टूपिड डाउट था ना, खुद को लगाना कि डाउट बेकार था। हाँ, ये सच में बेकार डाउट था जो तुमने पूछा, खुद को महसूस होना, है ना। हाँ, साफ साफ तो लिखा है 1 से 4 एक्स स्क्वायर आई एक्स स्क्वायर बराबर 2 3। मैं इसीलिए एक बार में जवाब नहीं दे रहा था तुम्हें, मैंने कहा तुम्हें खुद को क्लिक कर जाए कि यार एक्स स्क्वायर 1 से 4 है, इंटीजर है तो 2 और 3 होगा, इसलिए मैं नहीं दे रहा था। पर अब तुम 3 4 बार पूछ लियो तो मेरे को लगा यार अब पूछे जा रहा है तो नहीं दूं जवाब, इसलिए नहीं दे रहा था कि भाई कई बार खुद को ही क्लिक कर जाता है कि हाँ यार 2 और 3 आएगा। एक और हमारे बीच में टैलेंटेड बच्चा है, वो भी कई देर से पूछ रहा है। एक टैलेंटेड बच्चा और है जो ये पूछ रहा है कि ये 1 कैसे आया। बेटा अगर एक्स 1 से 2 जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 होगा ना। आप भी थोड़ा साइंटिस्ट कम नहीं हो, वैसे ज्यादा ही हो। 1 से 2 जा रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को 1 लिख रहा हूँ, अब इसमें भी तकलीफ है। हम्म, इसको भी बार बार पूछने वाली चीज है क्या। देखो तो पढ़ा तो करो कि सर 1 से 2 जा रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को 1 लिखा है, पढ़ने की कोशिश तो क्या करो। ठीक है, अच्छा अब लास्ट सवाल में क्या नजर आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स नजर आ रहा है। और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के लिए हमने क्या नियम बना रखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, है ना। हाँ बिल्कुल, जो नियम अपन ने एक बार बना लिए ना बेटा, वो अपन चेंज नहीं करते हैं। हाँ, जब नियम बना लिया तो बना लिया, अब उसको चेंज क्या करना। तो इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, 13 को मैं लिख दूंगा 1 से 4 एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की होल पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी। अब तो बस ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करना बचा, अब तो बस ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करना बचा। तो बस वही 1 से 2 में ये 1, 2 से 3 में ये 2, 3 से 4 में ये 3, बस इंटीग्रेट करो आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेट करो और आंसर आ जाएगा।
आंसर बताया बेटा, इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 13/12 देखना पड़ेगा। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है, 13/12। इसको फाइनल सिंप्लीफाई करना तो आंसर आएगा 13/12। है भाई, क्या क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? x-1 की पावर 2/2, x-2 की पावर 3/3, x-3 की पावर 4/4। डायरेक्ट कर दिया वो क्या, वो होल क्यूब वगैरह ओपन तो नहीं कर रहे ना, बहुत गंदी कैलकुलेशन हो जाएगी उससे अगर होल क्यूब ओपन कर दिया तो तुमने खुद ही अपनी कैलकुलेशन में फंस के रह जाओगे, आंसर आंसर तो नहीं आएगा। हाँ भाई, ये एक्स क्यूब की तरह कर दिया, x4/4, ये एक्स स्क्वायर की तरह कर दिया, एक्स की तरह कर दिया। 13/12 आएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बताया कैलकुलेशन थोड़ी सी स्टैंडर्ड किया करो। चलिए एक और सवाल करेंगे, ये भी अच्छा सवाल है। 0 to π dx/1 + 3 sin²। करिए, 0 to π dx/1 + 3 sin²x। 0 to π dx/1 + 3 sin²x, इसको करिए। सवाल को अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो ये टाइप 8 का सवाल है। और टाइप 8 का सवाल है तो नियम के हिसाब से हम sec² x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और sec² x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमें tan x को t लेट करना पड़ेगा, है ना, हमें tan x को t लेट करना पड़ेगा।
चलिए अब इस पर स्टार लगा लीजिए बेटा, इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें हम सीखने जा रहे हैं। हाँ ध्यान दीजिए, अब क्या है कि आप टेन सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 to पाई, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे ये जो सेक स्क्वायर एक्स होगा इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स, और ये करीबन 4 हो जाएगा तो 1/4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 to पाई, और ये हो गया बेटा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4। अब आप लेट करने की कोशिश करेंगे टेन एक्स इक्वल टू टी, और तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा डी टी, और लेकिन आप जैसे लिमिट पुट करेंगे दोनों जीरो हो जाएगा, और दोनों जीरो हो जाएगा तो आंसर जीरो आ जाएगा, लेकिन आंसर जीरो नहीं है बेटा। आप यहाँ ध्यान रखें कि इसको हमें सब्स्टिट्यूट करने से पहले ब्रेक करना पड़ेगा बेटा, इसको हमें सब्स्टिट्यूट करने से पहले ब्रेक करना पड़ेगा, फिर हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। बिना ब्रेक करे सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। यहाँ यही सीखने वाली बात है, यहाँ यही सीखने वाली बात समझ में आई। ब्रेक क्यों किया? क्योंकि 0 से पाई में पाई/2 पे tan डिसकंटिन्यूअस होता है, 0 to पाई में पाई/2 पे tan क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सब्स्टिट्यूशन आप लगा रहे हैं, अगर वो सब्स्टिट्यूशन भी इंटरवल में बीच में कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन से पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन की खास बात थी जो हमें सीखनी थी, और इसीलिए पहले तुमसे अपनी कॉपी में गलत करवाया है ना, कि अब तुम्हें लग रहा होगा उनने कहा सर कॉपी खराब करवाते हो, है ना। लेकिन कॉपी खराब हो जाए कोई बात नहीं, जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए, है ना। कॉपी खराब हो जाए कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है कि ये चीज हम भूल जाते हैं। तो अगर ये आपकी कॉपी में गलती किया हुआ होगा तो जब भी आप रिवाइज करोगे, है ना, जब भी आप रिवाइज करोगे तो वो आपको, हाँ अगर किसी ने रफ में किया है तो फिर उसने अपना नुकसान किया है, लेकिन अगर किसी ने फेयर कॉपी में किया है और वो ये गलती कर देगा तो जब भी वो रिवाइज करेगा ये गलती रिवाइज होगी उसकी, और रिवाइज होगी तो पेपर में गलती नहीं होगी। तो ये हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि 10x पाई/2 पे क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस। अब आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा tan 0 0 tan पाई/2 इनफाइनाइट, क्योंकि इस पाई/2 का मतलब ये हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट लेंगे, इसका मतलब -1 इनफाइनाइट है। ये समझ में आता है, एक का मतलब इनफाइनाइट दूसरे का मतलब माइनस इनफाइनाइट क्यों लिया? क्योंकि हमने डिसाइड कर रखा है कि इस पाई/2 का, भाई एग्जैक्ट पाई/2 पे तो tan डिफाइन ही नहीं होगा, एग्जैक्ट पाई/2 पे तो tan डिफाइन ही नहीं होगा, और हमें पता है कि इस पाई/2 का मतलब पाई/2 माइनस होता है, तो पाई/2 के जस्ट पहले इनफाइनाइट, और इस पाई/2 का मतलब पाई/2 प्लस होगा, तो पाई/2 के जस्ट बाद माइनस इनफाइनाइट। बाकी तो फॉर्मूला बन ही रहा है, पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1/4 यहाँ पे भी होता है, तो ये 1/4 आ गया, अंदर कितना हो गया भाई 1/2, 1/1/2 tan इनवर्स t/1/2 0 to इनफाइनाइट प्लस 1/4 1/1/2 tan इनवर्स t/1/2 माइनस इनफाइनाइट से, तो ये आपका 1/2 बन गया, ये tan इनवर्स इनफाइनाइट बन जाएगा, प्लस ये भी 1/2 बन गया, 0 माइनस tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट हो गया, तो ये तो आपका वही पाई/2 हो गया। अगेन ये माइनस माइनस से ये भी माइनस और माइनस पाई/2, बट अब पाई/2 फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना जाएगा? पाई/2। करेक्ट है? क्लियर है सबको? एक बार यस और नो बोलें। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी नंबर 5, वो अपन कल पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 अपन पढ़ना है, वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो होमवर्क मैंने आपको बता ही दिया क्या करके आना है।
कल अपन इंडेफिनेट की शीट कंप्लीट कर लेंगे और मैं डेफिनेट का होमवर्क आपको दे दूंगा, है ना। कल इंडेफिनेट की शीट अपन खत्म कर लेंगे और मैं आपको डेफिनेट का होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए कि मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। SW तो वही ना बेटा, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करेंगे ना, इंडेफिनेट की शीट कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल ऑफलाइन वालों के बराबर ही चल रहे हैं। जब तक मैं इस बोर्ड पे क्लास लूंगा तब तक तो आप ऑफलाइन वालों से पीछे हो ही नहीं सकते। जब तक मैं इस बोर्ड पे क्लास लेता रहूंगा तब तक आप ऑफलाइन वालों से पीछे नहीं होंगे, क्योंकि इस बोर्ड पे तो मेरी स्पीड बढ़िया है ना। हाँ, तो इस बोर्ड पे जब तक रहेंगे तब तक तो अपन ऑफलाइन वालों से पीछे नहीं होंगे। है ना। हाँ, स्मार्ट बोर्ड पे ले लेंगे कभी कभी, महीने 15 दिन में एक क्लास ले लेंगे स्मार्ट बोर्ड पे भी, है ना। हाँ बिल्कुल, ये इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन को इंटीग्रल कैलकुलस, कैलकुलस ही है बट इट इज इंटीग्रल कैलकुलस। चलिए ठीक है। हाँ, कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं क्लोज करता हूँ मीटिंग को, कल मिलते हैं। अरे बेटा, एक बच्चा भी तो, एफ और जी अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो जी बराबर एफ इनवर्स ही तो होता है। ये इनवर्स की डेफिनेशन में लिखा रखा होगा, कई बार एक बार देख लो बेटा। जितना इतनी बार पूछने में समय लगाते हो थोड़ा बहुत पुराना याद रख लो। एफ और जी अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो जी का रिप्रेजेंटेशन जी लिखो चाहे एफ इनवर्स लिखो, एक ही बात होती है। थोड़ा बहुत पुराना पढ़ लो, है ना। आसान